Hello everyone, good morning to all of you. In today's lecture we are going to discuss the papers, those papers जो आप लोगों ने कल दिए, JEE advanced papers. So let me open them first. JEE advanced paper 1. Physics of course. आप पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे. So basically ये आपको बताना चाह रहा है कि आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सभी को अच्छे से ट्राई करना होता है. सिंस हम लोगों ने इसका डिस्कशन नहीं किया था इसलिए क्वेश्चन रखे थे. इन केस अगर हम लोग डिस्कस कर चुके होते तो डेफिनेटली आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं. So anyway, before we proceed, let me get idea. How was the paper for you? Was it too difficult, too easy, or is it moderate? It seems like obvious कि जिन लोगों ने ट्राई किया होगा मॉड्यूल्स उनको इजी लगा होगा, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया होगा उनको हो सकता है थोड़ा सा टफ लगा हो. जो भी केस है, paper moderate but pattern was difficult. Okay, ये थोड़ा सा डिलिबरेटली किया था कि आपको थोड़ी सी टफ सिचुएशन में चेक करते हैं हाउ यू बिहेव लाइक. हालांकि ऐसा लीस्ट लाइकली है. एक बार आईटी ने किया था कि वो अगर आपका सारे करेक्ट नहीं है तो फिर वो इनकरेक्ट माना जाएगा. ऐसा लीस्ट लाइकली है कि दोबारा कभी आए, बट इन केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अगर ऐसा आता है तो अपने को क्या करना है, वी नीड टू बी रेडी. दैट मीन्स वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली. सो नाउ ऑनवर्ड्स जब कभी आप टेस्ट लिखा करोगे तो हमेशा मोस्ट प्रायोरिटी देना है कि इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा गया है. जनरली हम लोग इंस्ट्रक्शंस में लिख देंगे, अदरवाइज आपको ग्रुप पे अदरवाइज बता देंगे. अगर कुछ नहीं लिखा गया इसका मतलब जो हमारा ओल्ड पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है. यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि इन केस अगर आपने सभी करेक्ट नहीं मार्क किए हैं तो आपको नेगेटिव मार्क अवॉइड किया जाएगा. यानी पॉजिटिव मार्क्स तभी मिलेगा इफ एंड ओनली इफ यू हैव मार्क्ड ऑल द करेक्ट ऑप्शंस. सो आप पाओगे कि जो मार्किंग स्कीम्स है उसमें जो टफेस्ट है वो ये है. सो ये चैलेंजिंग है. सो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे बिहेव करना होता है, मैंने देखा आप लोगों के आंसर्स. सो नंबर ऑफ नेगेटिव्स आर प्लेंटी. उसकी वजह क्या है कि आप पार्शियल मार्किंग से यूज्ड टू हैं, तो एक मार्क कर दिया एंड ऑल दैट. सो ऐसा आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और अपनी हैबिट को चेंज करना है जैसा रिक्वायरमेंट होगा. क्या करते हैं, सपोज कर लीजिए ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन आती है कि आपको पार्शियल मार्किंग नहीं दिया जाता है. तो इन केस पार्शियल मार्किंग नहीं दिया जाता है तो अपने को ऑल दी 4 ऑप्शंस को पढ़ना है और ऑल दी 4 ऑप्शंस को समझना है. अगर आपको किसी भी एक ऑप्शन में डाउट आ रहा है तो छोड़ देने का. अभी जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में भी आपको यही करना है इनफैक्ट, कि अगर आपको किसी भी एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन में डाउट आया है कि यू आर नॉट एबल टू डिसाइड क्रिस्टल क्लियर वेदर इज करेक्ट और इनकरेक्ट, लीव इट. क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने रिस्क लिया तो वो बहुत फैटल होने वाला है. चलेगा. ये केवल फर्स्ट पेपर में रखा था, सेकंड पेपर वाज लाइक नॉर्मल मार्किंग. तो ओके, एनीवे हम लोग आगे बढ़ेंगे और फर्स्ट पेपर में आपके डाउट्स जो होंगे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर दीजिए. उसी डाउट्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर मॉड्यूल में है, आपने ट्राई किए होंगे और सिंपल है. So, पेपर 1, एनी क्वेश्चन यू वांट टू बी डिस्कस्ड या जिस पे आपको कंसर्न अभी जा रहा है, कोई पार्ट, पूरा क्वेश्चन और व्हाटएवर. मैंने पेपर आपको शेयर कर दिया है. सो यू मस्ट हैव अ पेपर विद यू. 168 14.
Any other on the first? 3, 4, 5, 17, 14, 17. Yes, they are counted. So these are the questions coming. इसके अलावा भी आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो डेफिनेटली पूछना है आपको. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसने बोला कि एक कप 4Q और Q को रखा गया. सिचुएशन आपको दिखाई गई. बहुत बेसिक क्वेश्चन है चार्ज और फील्ड को लेकर के. डिस्टेंस AB के बीच का 3 मीटर दिया गया. आपको आंसर देना है. अगेन 4 ऑप्शन है तो पढ़ करके आंसर देना. फर्स्ट को पढ़ते हैं. It says the point P where the resultant field due to both is 0. तो फील्ड के बारे में बोल रहा है 0 कहाँ पर हो सकता है. So people हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन किया था कि फील्ड कहाँ पर 0 होगा कहाँ पर नहीं 0 होगा कैसे पता करते हैं. तो बीच पे कोई पॉइंट लोगे तो इसका रिपल्सिव उसका अट्रैक्टिव बीच में कहीं 0 नहीं आएगा. तो A और B के बीच में 0 नहीं होगा ये गारंटीड है. तो ये बोलेगा कि बोथ 0 ऑन दिस इनसाइड AB. इसका मतलब ये डेफिनेटली रॉन्ग हो गया. तो अगर ये डेफिनेटली रॉन्ग हो गया तो एक तो डिसीजन हमारा हो गया. क्या आउटसाइड AB होगा. तो अब देखोगे कि आउटसाइड होगा तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी चेक करते हैं. यहाँ पर आप देखोगे माइनस चार्ज का इधर फील्ड आएगा और प्लस चार्ज का फील्ड इधर आएगा. अच्छा माइनस चार्ज के पास में तो माइनस चार्ज का फील्ड ज्यादा आएगा डिस्टेंस की वजह से. लेकिन प्लस Q का चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा. यानी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है. क्या इस साइड पॉसिबिलिटी बनेगी. तो इस साइड आप बोलोगे कि प्लस का इधर फील्ड आएगा माइनस का इधर आएगा. आप पाओगे माइनस का जो फील्ड होगा वो कभी पॉजिटिव को कैच नहीं कर पाएगा. क्यों. क्योंकि इस पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा है और डिस्टेंस कम है. चार्ज ज्यादा डिस्टेंस कम होना इसका मैग्नीट्यूड डोमिनेट करता रहेगा. तो इसका जो फील्ड 0 हो सकता है वो केवल और केवल -Q के राइट साइड पे हो सकता है. इधर नहीं होगा इधर नहीं होगा इधर होगा. बाकी कहीं और होता नहीं है. हम लोग बात कर चुके हैं. सो ये आउटसाइड होगा. आउटसाइड AB सही है. तो ये करेक्ट हो गया ये इनकरेक्ट हो गया. आगे चलते हैं. सी ऑप्शन में इफ द पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट P. सो इस पॉइंट का नाम P दिया गया. यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं और स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं AB के अकॉर्डिंग अलोंग तो क्या ये SHM करने वाला है. प्लस चार्ज है. अब देखोगे कि ये एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों की फील्ड बराबर आ रही है. उसके राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा होगा वो हम लोग समझते हैं. अगर हम लोग लेफ्ट साइड पर आएंगे यहाँ पर आएंगे तो जैसे इधर आएंगे तो ये इसका जो है डोमिनेशन बढ़ेगा. इसका मतलब है जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी रिजल्टेंट फील्ड. क्योंकि नेगेटिव डोमिनेट करेगा डिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी. राइट हैंड साइड पे जाओगे तो फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी. ये फील्ड हमने नट साइड में फील्ड निकाला है क्योंकि फिर डिस्टेंस का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा चार्ज का इन्फ्लुएंस डोमिनेट करेगा. फिर ये फील्ड हो जाएगी. अब हम डिसाइड कर सकते हैं. अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लेकर के पॉजिटिव चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया Q को तो फोर्स इधर लगेगा QE का. तो वो इधर लेके चला जाएगा. कभी रिस्टोर नहीं कराएगा. रिस्टोर नहीं कराएगा तो वो SHM ऑसिलेट जैसा कुछ नहीं करने वाला है. तो इसका मतलब प्लस चार्ज के साथ वो SHM करेगा ऐसा नहीं जरूरी है. इनफैक्ट ऐसा नहीं होगा. तो पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑसिलेशंस. हेंस दिस इज रॉन्ग. नेगेटिव चार्ज रखा होता. इन केस आप -Q चार्ज रखोगे देन यू विल थिंक ऑफ कि इस पे ये फील्ड इस साइड है तो इधर फोर्स लगाएगी. आप इधर ले जाओगे तो फील्ड इधर लगाएगी. यानी टूवर्ड रिस्टोरिंग लगाएगी. तो नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्टोर बनेगा. यस. सो SHM कर सकता है. SHM नहीं करेगा तो ऑसिलेशन तो डेफिनेटली करेगा. सर पर अट्रैक्टिंग तो नहीं है ना. राइट को लेके गए तो अट्रैक्टिंग तो वीक हो रही है. रिपल्सिव भी वीक हो रही है. नहीं समझा नहीं है. अट्रैक्टिंग क्या अट्रैक्टिंग नहीं है. अट्रैक्टिंग फोर्स है ही नहीं ना. राइट को गए तो ज्यादा. हाँ राइट को गया. देखो देखो यहाँ पे राइट है ये. अगर ये राइट को आप यहाँ पे -Q चार्ज को लेके जाओगे तो फील्ड ये है तो फोर्स इधर लगेगा. तो फोर्स कैसा लगेगा. रिस्टोरिंग. अगर -Q चार्ज को आप इधर लेके जाओगे ये फील्ड है तो फोर्स इधर लगेगा रिस्टोरिंग. सो दैट विल रिस्टोर इट. किस चार्ज के लिए. नेगेटिव चार्ज के लिए. सर पर वो डिस्टेंस भी तो मैटर करेगा ना. तो फिर एग्जैक्टली वही तो मैंने आपको बताया. इस क्वेश्चन का जो सबसे क्रक्स पॉइंट है वो ये समझना
कि ये जो लाइन के इस साइड वाला जोन है उस पर फील्ड इधर आएगी, इस वाले जोन पर फील्ड इधर आएगी। ये कैसे समझना, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे फील्ड बराबर हुई है, इसका मतलब है 4Q अपॉन R1 का स्क्वायर, मैं इस तरह से लिख देता हूँ Q1 अपॉन, इसका मतलब यहाँ पर Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर हुआ है इस लोकेशन पर। अगर इसके हम जस्ट इधर आएंगे तो आप पाओगे कि इसकी डिस्टेंस कम हो गई होगी, हालांकि इसकी भी कम हुई होगी, लेकिन इसकी जैसे हम इसके चार्ज के पास आते हैं, आप जानते हो ना, इसके बहुत क्लोज आएंगे तो इसका फील्ड डोमिनेट करेगा। तो इसका फील्ड डोमिनेट कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। इस पोजीशन पे आने पे इसने काउंटर कर लिया, इसके बाद इसने प्लस क्यू आर ने लीड लिया, तो इस लाइन के बाद जो है प्लस क्यू लीड करेगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू का लीड आएगा, प्लस चार्ज का लीड आएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज का लीड था। अकॉर्डिंगली हमने डायरेक्शन बनाया कि इस लाइन के इधर लेफ्ट वर्ड आएगा, इधर राइट वर्ड आएगा। ये जो ब्लैक कलर से रिजल्टेंट फील्ड है, एक बार आपने रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, इट्स डन। इसके बाद आप बोल सकते हो क्योंकि फील्ड बाहर की तरफ है तो नेगेटिव चार्ज होगा, तभी इनसाइड की तरफ फोर्सेस आएंगे। तो ये जो पी पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, उसके पहले लेफ्ट साइड में माइनस क्यू का फील्ड डोमिनेट करेगा, राइट साइड जाओगे तो प्लस क्यू का डोमिनेट करेगा, इसलिए फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। थोड़ा थिंकिंग बेस्ड था। नेक्स्ट आपने जो पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज टू इनफाइनाइट, ये चार्ज शीट्स वगैरह दिए गए हैं और आपको फील्ड के बारे में पता है। हम लोग एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लास में भी कर चुके हैं। यहाँ पर कोई फील्ड निकालोगे तो इसकी नेगेटिव आएगी, इसकी पॉजिटिव आएगी, कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पर फील्ड नेगेटिव की वजह से, अट्रैक्टिव पॉजिटिव की वजह से जीरो, आई मीन रिपल्सिव, तो दोनों का जीरो आ जाएगा। बीच में फील्ड दो, पॉजिटिव का रिपल्शन और नेगेटिव का अट्रैक्शन एक ही डायरेक्शन में आएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बस ये फील्ड हम लोग जानते हैं, चार्ज शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आगे की तरफ, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स की तरफ। अब आपको आंसर दे देना है, जैसे ए ऑप्शन, पॉइंट टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ शीट्स इज जीरो। क्या जीरो? फील्ड जीरो। यस, तो फील्ड तो जीरो है लेफ्ट और राइट में, तो पहला सही हो गया। मिड पॉइंट बिटवीन द शीट्स इज जीरो, मिड पॉइंट इज नॉन जीरो, चेक इट। मिड पॉइंट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस, एंड इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव, यस, ये रॉन्ग हो जाएगा। इजी था। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको टफ पार्शियल मार्किंग नहीं भी देता है तब भी हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं। देन आफ्टर फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के था। इसने बोला आपके पास एक पॉइंट ए है तो आप एक पॉइंट ए बना लीजिए, एक पॉइंट बी है तो एक पॉइंट बी बना लीजिए। ए का पोटेंशियल 3 वोल्ट दिया गया, अच्छी बात है। इसका पोटेंशियल 7 वोल्ट दिया गया, अच्छी बात है। सो हमको ये पता चल गया कि अगर हम ए से बी जाएंगे या बी से ए जाएंगे तो हमारे पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहे हैं। फिर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा था फील्ड की डायरेक्शन और पोटेंशियल को। डू यू रिमेंबर दैट कि फील्ड की डायरेक्शन में आप जब जाते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। व्हेन यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चले गए तो फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। इसका मतलब फील्ड का कोई ना कोई कंपोनेंट, ई एक्स कंपोनेंट ऐसे वर्क कर रहा होगा, ई कंपोनेंट। एक फील्ड इधर जरूर आनी चाहिए, दैट्स व्हाट वी नो। दूसरा जो भी कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं जरूरत पड़ती है तो फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चल गया। अब वर्ड डी मोशन के बारे में बात करना है। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टूवर्ड्स ए फ्रॉम बी, सो बी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ए की तरफ, तो किस तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पता कर लो। नेगेटिव चार्ज है तो इधर इसको जाना है तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इसको ई के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ई, यानी ये रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। और अगर आपको बी से ए भेजना है तो क्या आपको कोई इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी या अपने आप चला जाएगा? तो अगर फोर्स टूवर्ड्स ए लग रहा होता तो अपने आप चला जाता, आपको वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंस रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है या फोर्स है तो आपको एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कम से कम एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी।
अब चार ऑप्शन को रीड करते हो। पहला बोला इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी एट बी, इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी एट बी, मतलब यू को 0 नहीं होना चाहिए तभी ए पर पहुंच पाएगा, इसका मतलब ये करेक्ट बोलता है। फिर इट नीड नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी एट बी टू रीच ए, ऐसा तो तभी हो सकता था जब फोर्स इधर होता तो वेलोसिटी हम 0 कंसीडर कर सकते थे, सो ऐसा तो इसलिए इसको इनकरेक्ट कैटेगरी में रख देंगे। फिर टू रीच ए इट मस्ट हैव मोर देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देखो कि अगर इसको यहाँ से यहाँ तक आना है तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी का चेंज का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी एट ए माइनस काइनेटिक एनर्जी एट बी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन आएगा, और वो वर्क डन किसके बराबर आएगा, ईवी के बराबर आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस से भी निकाल सकते हो, क्योंकि कितना एनर्जी चाहिए, ईवी विच इज गोइंग टू बी द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4, तो अपने को पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख सकते हो कि क्या सही बोला है, टू रीच एट ए इट मस्ट हैव मोर देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बी, तो ए से बी की काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए डिफरेंस, कम से कम। या फिर ऐसा बोलो कि जो इस तरह से लिखोगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जानते हो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी मस्ट बी 4 और मोर देन 4, दैट्स व्हाट द सी ऑप्शन इज सेइंग। सो काइनेटिक एनर्जी एट बी मस्ट बी 4 और मोर देन 4, इसका मतलब ये करेक्ट बोल रहा है। लैंग्वेज थी थोड़ी सी ट्विस्टेड रही होगी, और रूल क्या लग रहा है, बेसिक रूल इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कि क्या आप पोटेंशियल की वैल्यू से फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड कर पाते हो, पहला पॉइंट। फिर क्या फोर्स डिसाइड कर पाते हो, दूसरा पॉइंट। फिर क्या आप काइनेटिक एनर्जी से ये पता कर सकते हो इसमें एनर्जी का लॉस कितना आएगा, वर्क डन कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट। हम लोग जानते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आती है वो क्यू इनटू वी के बराबर होती है, पोटेंशियल के चेंज के बराबर होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा वही वर्क डन से रिलेटेड होगा, तो उसको लिंक कर सकते हैं। फिर ये कुछ और बोलता है तो उसको कैंसिल कर दोगे। क्या बोलता है पढ़ लेता हूँ मैं। When it will reach A, it will have kinetic energy more than or at least equal to for this if it was released from rest। तो आप रेस्ट से रिलीज कर ही नहीं सकते हो, अगर रेस्ट से रिलीज किया तो ए पे जाएगा नहीं, कहीं और चला जाएगा। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4, डुएबल था। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया गया और कुछ स्टेटमेंट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया है, इसको देख करके मेरे को कुछ ख्याल आया। ख्याल के नाम पे यह है कि या तो आपने इसको ट्राई किया और आपको आंसर याद थे तो आपने आंसर मार्क कर दिया। आई हार्डली फाउंड एनीवन टू सॉल्व इट करेक्टली, क्योंकि इसके ऑप्शन में मैंने एक स्लाइड से चेंज कर दिया था। सो और पार्शियल मार्किंग थी नहीं, इसलिए आपके लिए भारी गिर गया। इसने बोला कि वी वर्सेस हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक कि हम लोग फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं। पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ आपको दिया गया और आपसे कुछ पूछता है, जैसे एक्स कंपोनेंट एट बी, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज मैक्सिमम, तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो माइनस डी बी बाई डी एक्स होती है, एक डायरेक्शन के लिए डी बी बाई डी आर भी होती है। इसका मतलब निगेटिव ऑफ स्लोप होता है, नोट कर लीजिए। कैटेगोरिकली ऐसा नहीं लिखा होगा मैंने नोट्स में, अब आप इसको नोट्स में ऐड कर सकते हो। v वर्सेस x, ये भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। v वर्सेस x ग्राफ में स्लोप को मेजर करके हम फील्ड के बारे में बता सकते हैं, और फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव ऑफ स्लोप आएगी। ये ख्याल रखना है। बी पॉइंट पे स्लोप कितना जा रहा है, 0,
तो फील्ड कितना हो जाएगा 0। और ये क्या बोल रहा है, ये कौन सा फील्ड होगा, एक्स कंपोनेंट। हम लोग जो लिख रहे हैं वो एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट के लिए अलग स्टोरीज होगी। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड दिस इज मैक्सिमम, नो इट्स नॉट मैक्स, इट्स 0। तो ये इनकरेक्ट हो गया। एक्स कंपोनेंट एट पॉइंट ए इज टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ए पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट कैसा है, पॉजिटिव स्लोप का है। नेगेटिव लगाओगे तो EX की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब EX जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो ये बोला टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, यस सही बोल रहा है, तो इसको करेक्ट कर देंगे। फिर बोलता है एक्स कंपोनेंट एट पॉइंट सी इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सी पर देखोगे स्लोप इज नेगेटिव, हेंस फील्ड इज गोइंग टू बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो इट शुड नॉट बी नेगेटिव, रादर इट शुड बी पॉजिटिव। नेक्स्ट में पॉजिटिव बोल दिया, करेक्ट है, मार्क कर देंगे। सो अपने को एक और हैबिट में चेंज करना है कि अगर क्वेश्चन आपने पहले कभी कर रखा है, एग्जाम में क्वेश्चन सिमिलर टाइप का या सेम आता है, तो फर्स्ट मेक श्योर कि वो सेम क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन है। इन केस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट अफ्रेश, अदरवाइज यू कैन मेक अ मिस्टेक। तो इसमें किसी ने बी ऑप्शन मेरे को दिखा नहीं जितना मैंने चेक किया, क्योंकि मॉड्यूल में इसको पॉजिटिव लिखा गया था, इसलिए वो कंसीडर करेक्ट नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने पूछा है। 6 थोड़ा सा कैलकुलेटिव या चैलेंजिंग रहा होगा, और इनकेस आपने डेरिवेशन समझे हैं तो उतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक पॉइंट चार्ज है, एक डाइपोल है, और आपसे पूछता है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स बताइए। पहला, फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। सो हम लोगों ने बात लिखी थी कि इफ E is uniform then F remains 0 for in a dipole. Minded, ऐसा लिखा था हम लोगों ने। अच्छा, डाइपोल पर फोर्स की अपने को बात चाहिए, तो फील्ड कैसी आएगी, इसकी जो फील्ड आएगी वो यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर डायरेक्शन अलग है। सो फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कब कहते हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिटेन रहे। एनीथिंग चेंजेस, नॉन यूनिफॉर्म। सो इसका मतलब फोर्स 0 नहीं होगा, ये पॉइंट हो गया। दूसरा, फोर्स कितना होगा अगर 0 नहीं होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम लोग बेसिक लॉजिक तरीके से पता कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पर इधर से फोर्स लगाएगा। नीचे वाले माइनस क्यू पर आते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज होगा तो इधर फोर्स लगाएगा। या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज भी। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये फोर्स का कंपोनेंट आएगा, एक ये फोर्स का कंपोनेंट आएगा। दिस विल हैव वन कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, अनदर कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। अगर आपने ये डायरेक्शन ही ड्रॉ कर लिया, तो वन थिंग इज गारंटीड, व्हाट, कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो वर्टिकल वाला फोर्स है ये रिटेन करेगा। तो नेट फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो एक्टिंग अपवर्ड। इसका मतलब डायरेक्शन सही से लिखा गया है। नाउ यू नीड टू चेक द मैग्नीट्यूड वेदर इट्स गोइंग टू बी दिस और नॉट। तो उसके लिए अपने को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, करके चेक कर लेते हैं। आपने कुछ डाउट्स लिखा है? हाँ बोले। डाउट में आपने लिखा है सर अप्रोक्सीमेटली दिया है क्यूब में। हाँ अप्रोक्सीमेटली दिया है, तुमको अप्रोक्सीमेशंस यूज करने हैं, तो नियरली इक्वल होगा ना, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल होगा। नियरली इक्वल होगा, हाँ ये जो मैग्नीट्यूड्स है वो बराबर होंगे, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे, और ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली बराबर होंगे। इनफैक्ट ये वर्टिकल कंपोनेंट भी बराबर होंगे, बट आप पाओगे क्या कि वर्टिकल कंपोनेंट विल नॉट cancel out each other, rather they will add up. Yes sir. Sir, yes, go on. sir, then the question is given that the length of the dipole is very small, so Yes. if we consider it as a point charge, so the distance between them will be almost it will be constant, and the directions will be the same, like in the 1x direction. So there we can neglect the
like the force acting on a dipole? No. That's the purpose of this question will be failed because एक डाइपोल होता है, उसके लिए ये दो चार्ज एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे नहीं होते हैं, हाँ बहुत कम सेपरेशन पर होते हैं। तो इस पर हम अप्रोक्सीमेशन वाइजली लेते हैं। अब मैं समझ सकता हूँ जो आपने बोला ना, ये याद है कि जब हमको इसके बीच के डिस्टेंस को इग्नोर करना है तो दोनों के सेम पॉइंट पे क्यों ना कंसीडर कर लें। अगर आप दोनों को सेम पॉइंट पे कंसीडर करोगे ना तो जो डाइपोल है ना वो अपने आप में खत्म, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। एक प्लस चार्ज के ऊपर अगर आप एक माइनस चार्ज रख देते हो तो आप पाओगे कि वहां पे कोई चार्ज नहीं है, तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो नॉन एग्जिस्टेंट बन जाएगा। तो अपने को क्या करना होता है, उनको अलग अलग दिखाना होता है। लेकिन जब कभी कंपैरिजन आता है डिस्टेंसेस का तो हम कह देते हैं कि वो डिस्टेंस निग्लिजिबल है या फिर बाकी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। बट वी कैन नेवर एवर थिंक ऑफ कि दोनों एक ही लोकेशन पर है, दैट विल बिकम रॉन्ग। और दूसरा पॉइंट, ये क्वेश्चन आपने जो लर्न किया है उसकी इंटेंशन आप पकड़िए। ये जानना चाहता है कि क्या आप ये जानते हो कि फोर्स जो लगता है वो यूनिफॉर्म फील्ड पे जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म पे जीरो नहीं होता है। तो क्या क्यू चार्ज की फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये जीरो नहीं आएगा नॉर्मली। फिर आपको ख्याल आएगा कि हमने क्या निकाला था। हम लोगों ने निकाला था फोर्स इज इक्वल टू माइनस बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टफ लाइक कि डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है, इसको हम रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दे सकते हैं आर थीटा के टर्म में। तो जब आप आर थीटा के टर्म में लगाओगे तो उसके लिए थोड़ी सी मैथ्स टफ जाती है। फिर आप देखोगे हमने सिंप्लीफाइड वर्जन लिया था, तो वो क्या था? तो जो सिंप्लीफाइड वर्जन था वो कुछ ऐसा आया था, डी अपॉन डी आर, एक ही डायरेक्शन वाला, वन डायरेक्शन का, पी डॉट ई, रिमेम्बर दैट। और इस केस में आप देखोगे कि ये हम सिंप्लीफाइड होता है जब ई और पी की डायरेक्शन सेम होती है। यहाँ पर ई को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन होगा। सो अगर आपने इसको पॉइंट समझ लिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। अगर आपने पॉइंट समझ लिया, आपको यहाँ पर भी इंट्यूशन आ सकता है कि ये परपेंडिकुलर होगा अगर हम फील्ड को इधर पकड़ लेते हैं सेंटर की। तो हम लोगों ने बात किया था कि जब टॉर्क कैलकुलेट करोगे, एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो सेंटर की फील्ड ले लोगे, लेकिन जब फोर्स कैलकुलेट करोगे तो आपको केयरफुल होना है, आपको इसके पॉइंट्स पे जाना है। तो अपने पास ऑप्शन क्या है, या तो आप इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करें जो इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया गया तीनों डायरेक्शन वाला, और या फिर हम लोग सिंपल दो पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और इसीलिए वो डेरिवेशन बताया गया था, जैसे पोटेंशियल लिखा था, फील्ड निकाला था, तो कैसे एलिमिनेट होते हैं, अप्रोक्सीमेट करना होता है। उस अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये अप्रोक्सीमेशन बोल रहा है। इस अप्रोक्सीमेशन को हम लोग इतना इलोंगेट नहीं कर देंगे, इतना एक्सटेंड नहीं कर देंगे कि उन दोनों पॉइंट्स को सेम लोकेशन पे लेके आ जाए, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उससे इररिलेवेंट हो जाएगा। और आप इस पॉइंट को याद रखो, अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू सेम लोकेशन पर होते हैं इसका मतलब है जीरो चार्ज है। सारे पॉइंट ऑफ व्यू, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। सो दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस व्हिच कैन बी स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर डिस्टेंसेस। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो घर पे। कैसे करने का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी सॉल्व आपको करना है। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ क्यू, ये फोर्स आपको पकड़ना है क्यू ई, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपको चाहिए। सो ये थीटा पकड़ लो तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये क्यू ई साइन थीटा अपने को चाहिए। सो हाउ मच द टोटल फोर्स विल बिकम 2 times क्यू ई, ठीक है वैसे भी चलेगा, 2 times स्मॉल क्यू ई साइन थीटा। अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आप उस पर चेक कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन कैसे जा रहे हैं। तो ये ट्वाइस स्मॉल क्यू, ई की वैल्यू क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन, then you use this r and this d by 2 the way we have handled things earlier. So you'll find it's going to be r square plus d square by 4 into sin theta. When you're going to use sin theta you'll find कि d by 2 आ जाएगा, divided by यही नंबर फिर से आ जाएगा, तो इसकी पावर 3/2 कर सकते हैं। फिर वो Q और D मिल करके क्या बनाएगा, Q और D मिल करके डाइपोल बना देगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
मैं आपको आंसर तक लेके चलता। के क्यू और ये क्यू डी मिलकर के डाइपोल बन गया, डिवाइडेड बाई आर की पावर, डायरेक्टली मैं 3 लिख दूं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब इस डी को इग्नोर कर दोगे। अब देखो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, इस डी को इग्नोर कर दोगे क्योंकि आर स्क्वायर से ऐड अप हो रहा है, लेकिन इस डी को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जानते हैं कि स्मॉल नंबर को अगर मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं ना तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में रखते हैं बड़े नंबर के रिस्पेक्ट में तो फिर उसका रोल डिमिनिश्ड हो जाता है। तो ये आंसर हो गया। अब देखो क्या यही आंसर दिया गया? यस, यही दिया गया। दैट्स व्हाट इट इज। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपने को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता चल गया। एक अच्छा क्वेश्चन था, काफी लोगों ने सही लगाया आंसर, अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं लगाया सो प्लीज नोट इट डाउन, 0 नहीं बोलेंगे। फिर आपसे बोलता है टॉर्क कितना लग रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। फोर्स निकाल लिए, अभी तक हम लोगों ने साइन थीटा को ऐड किया था, अब कॉस थीटा को कर लो, क्यू ई कॉस थीटा। सो किस सेंस में रोटेट कराएगा? इस सेंस में रोटेट कराएगा। डायरेक्शन पहले मैच करवा लेते हैं। क्लॉकवाइज, यस क्लॉकवाइज है। कितना टॉर्क आएगा? सो आप बोलोगे क्यू ई कॉस थीटा 2 टाइम्स इंटू डी बाई 2, बेसिकली डी हो जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे, आपको ये पता चल जाएगा। और अपने पास दूसरा भी है पी क्रॉस ई करने का, लेकिन उसके लिए फिर आप उसके लिए आप ई इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था इसके लिए हम सेंटर वाला ई यूज कर सकते हैं, इतना छोटा होता है। और यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तब भी चलेगा। इन दोनों में एक ही करेक्ट होना है, तो अगर ये करेक्ट हो गया तो फिर ये नहीं होगा। और ये कैसे पता चल गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो सेकंड तो करेक्ट होगा नहीं। देखो कितना इजी था। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, तो फिर आप सेकंड इसको लास्ट वाले को हटा दोगे। और इन दोनों में आपको डिसाइड करना था, दैट्स ऑल। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आपने पूछा है 8, 14 एंड 17। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये भी कई लोगों ने रॉन्ग किया हुआ है। इसमें आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पता करना है। और क्या कंडीशन दिया गया, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। इट सेज अ वर्टिकल सिलेंडर विद हीट कंडक्टिंग वॉल्स, हीट कंडक्टिंग वॉल्स है, is closed at bottom and fitted with a smooth light piston. It contains 1 mole of an ideal gas. Temperature of the gas is always equal to that of surrounding temperature. इसका मतलब वो कंडक्टिंग वॉल्स जो है ना वो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं सराउंडिंग्स से। The piston is moved up slowly to increase the volume by eta times. Okay, तो आप मूव कराते हो, इसका मतलब आप गैस पे गैस एक्सपेंड कर रहा है, ऐसा बोल सकते हो। आपने क्वेश्चन पूछा देर से हाउ इट वाज क्लॉकवाइज। प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आपने पूछा होगा कैसे क्लॉकवाइज होगा। ये फिगर देखो, मैं इसको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ इन केस अभी तक आपको डाउट में है। तो डाइपोल आपका ऐसा है, ये डाइपोल था। फोर्स कैसा लगा, एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, ये डाइपोल है। कैसा रोटेट करेगा, ये कपल्स लग रहे हैं। सो जो कैंसिल आउट हो गए थे वो रोटेट कराएगा, और जो एड अप हुए थे वो फोर्स को बता रहा होगा। तो ये क्लॉकवाइज है। यहाँ से डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। Let me come back to this question. The piston is slowly moved to increase the volume eta times. Which of the following is incorrect? So work done आपको निकालना है, work done निकालना है। और there is no change in the internal energy of the gas. Internal energy के बारे में बात करना है, final pressure के बारे में बात करना है। So कैसे निकाल सकता हूँ, चेक करते हैं। लेट्स से कि ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आपने ये पिस्टन लगा रखा है और इस पे गैस को फिल कर रखा हुआ है। इसके वॉल्यूम को एक्सपेंड कराते हो। टेम्परेचर इसका टी नॉट रहता है, टी नॉट सराउंडिंग का। इसको लोग कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट वाला। और वर्क डन चाहिए। सो सिंपल, वर्क डन क्या होता है, एन आर टी नॉट एल एम वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, टेम्परेचर दिया गया, फाइनल वॉल्यूम दिया गया, व्हाट इज, आई डोंट थिंक इन नथिंग एल्स, आर टी नॉट ln eta. So this should be the
work done by the gas. So work done by the gas is this. That is the correct statement. But we need to find incorrect. इसका मतलब इसको मार्क नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए इनकरेक्ट होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्किंग. स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. आई गेट माय पॉइंट. कई लोगों ने ए ऑप्शन को आंसर मार्क कर दिया, सो दैट्स नॉट आंसर. वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ा होगा. सो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क करने का मतलब हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर, that means atmospheric pressure into change in the volume, final volume minus initial volume. How much final volume is eta time? So eta v initial v naught minus v naught, so that becomes p naught v naught in bracket eta minus 1. तो लोग जानते pv equal to nRT तो होता ही है, तो वो हर कंडीशन में लगेगा, तो यहाँ पर भी लग जाएगा, तो ये बनेगा n नंबर ऑफ मोल 1 हो जाएगा RT नॉट eta minus 1. देन you'll find कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. अपने को क्या चाहिए था, इनकरेक्ट, तो ये हमारे मार्क करने लायक नहीं है. तो ये जो इनकरेक्ट लिखे हैं वो आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं. सो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज ऑन द टू. इसके बाद ऑप्शन नंबर 3, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. अबव टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इंटरनल एनर्जी गैस का चेंज नहीं करेगा. इसका मतलब ये सही बोला स्टेटमेंट, तो ये हमारे आंसर को मार्क करने लायक नहीं है. फिर द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज दिस. फाइनल प्रेशर आपको पता करना. अब वैसे भी आपको समझ में आ गया, ABCD मार्क करने लायक है नहीं है, कोई ना कोई तो करेक्ट होगा ही. वैसे भी मल्टी करेक्ट है, तो एटलीस्ट 1 तो करेक्ट होगा ही होगा, इसको मार्क कर सकता हूँ. फिर वेरीफाई करना कि वेदर दिस इज करेक्ट एक्चुअली, आई मीन दिस इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर टू मार्क. इसका मतलब क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये प्रूफ करना है. चेक कर लेते हैं. फाइनल प्रेशर कैसे निकालोगे. सो अब बोलोगे आइसोथर्मल कंडीशन थी, P नॉट V नॉट इनिशियली इज इक्वल टू PV फाइनली. सो P पता करना, फाइनल वॉल्यूम आपको पता है, सो दैट बिकम्स P फाइनल वॉल्यूम इज eta टाइम्स V नॉट. सो हाउ मच द फाइनल प्रेशर इज, दैट इज P नॉट डिवाइड बाय eta. सो फाइनल प्रेशर मस्ट बी P नॉट बाय eta because this is isothermal process. Since it is isothermal process, hence temperature constant, PV has to be constant. सो लास्ट वाला ऑप्शन मार्क कर दोगे. ये आपका 8th क्वेश्चन हो जा रहा है. मैंने डिटेल में बताया है, ये भी कई लोगों ने गलत किया है, मे बी लाइक कि वो इनकरेक्ट को गलत पढ़ा है या फिर कुछ और किया. ओके, आपने पूछा है इन सच मार्किंग स्कीम शुड वी फोकस ऑन इंटीजर क्वेश्चन मोर. हाँ, ओवरऑल आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले इंटीजर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना चाहिए, इसको लास्ट में सॉल्व करना चाहिए. इन जितना ज़्यादा डिफिकल्ट मार्किंग होगी उसको उतना बाद में सॉल्व करना है. पहले हम इजियर मार्क को मार्किंग स्कीम वालों को सॉल्व करते हैं, फोकस देते हैं. आप पाओगे कि जो इजियर मार्किंग, आइडिया क्या होता है ना, जो इजियर मार्किंग वाले क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको एवरेज स्कोर करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जनता वो कर रही होगी जो अच्छे से प्लान करती है. और ये जो डिफिकल्ट मार्किंग वाले केस होंगे वो आपको लीड करने में हेल्प कर रही होगी. सो अगर आपने ये लीड करने वाला पहले कर लिया तो आप एवरेज स्कोर नहीं कर पाओगे, तो आपका लीड जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा. सो जब कभी कोई पेपर में हार्ड मार्किंग स्कीम नजर आए, उसको हम लास्ट में प्रायोरिटी देंगे, उससे पहले पूरा फोकस दे करके सिंपल क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज कर लेंगे. उसके बाद फ्रेश माइंड से उसमें केयरफुली, लाइक लीस्ट मिस्टेक्स हो, 0 चला जाए इट्स ओके, बट इट शुड नॉट गो नेगेटिव. अब अपने पेपर्स को एनालाइज करो सभी लोग. अब देखोगे आपके नंबर ऑफ नेगेटिव्स बहुत ज्यादा हुए हैं. क्यों? क्योंकि मार्किंग स्कीम टफ थी. सो इन केस अगर आपने नंबर ऑफ नेगेटिव्स को भी कम कर लिया होते तो आपके कई सारे मार्क्स बढ़ जाते. आई सॉ लाइक 10 नेगेटिव्स, 12 नेगेटिव, 15 नेगेटिव्स, 20 तक नेगेटिव्स जा रहे हैं. सो वो अगर आपने नहीं भी किए होते तो आपके 20 मार्क्स ऐड हो गए होते. तो यू विल फाइंड कि आपका स्कोर अच्छा दिखने लगता है. सो जो नेगेटिव्स है ना, जब भी टफ स्कीम आए तो आपको नेगेटिव बचाना है, यानी 0 चलेगा प्लस चलेगा, 0 चलेगा प्लस चलेगा. कैसे करना है, यू नीड टू डिसाइड ऑन दैट.
इजीएस्ट को आपको पहले टारगेट करना है, बिल्कुल करना है। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली फिर क्या होता है कि जो कट ऑफ जाता है बहुत कम जाता है, टॉपर्स के मार्क्स आते हैं, वो कम मार्क्स में टॉपर बनता है, क्योंकि कंपटीशन है ना, सभी के साथ हार्ड है, केवल आपके साथ हार्ड नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 14 और 17 है, तो हम लोग 14 और 17 के बारे में बात कर लेते हैं। किसी में आंसर करेक्शन आ रहा हो तो वो भी आपको बोलना है, अभी तक तो किसी में आंसर करेक्शन मिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, it says a diagram shows 3 infinitely long uniform line charges placed in x y z axis। तो तीनों एक्सिस में इसने चार्जेस को रख रखा है जो कि लीनियर हैं और इनफाइनाइट हैं। उनका फॉर्मूला आपको इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए, 2k lambda upon r। फिर डायरेक्शन टूवर्ड्स रेडियल डायरेक्शन। The work done in moving a point a positive unit positive charge from this location to that location is this। आपको वर्क डन निकालना है, इसका मतलब आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, वर्क डन निकालना है। इसका मतलब है हम टोटल फील्ड निकालेंगे, फिर ई डॉट डी आर करेंगे, या फिर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। सो कॉन्सेप्चुअली अपने पास लॉजिक आया कि जो वर्क डन चाहिए वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से आएगा। चार्ज यूनिट है, पॉजिटिव है, तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट मींस पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। चार्ज 1 है, सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाह रहा है। एंड वी हैव ट्राइड क्वेश्चंस कि हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेनेवर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू अस। तो अपने को ख्याल में आएगा कि इसको निकालने के लिए हम लिखते हैं माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसका मतलब अपने को E पहले पता करना है किसी भी XYZ पॉइंट पर, और उस XYZ पॉइंट पर E पता करने के बाद डॉट डी आर करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर अपने को आंसर आ जाएगा। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात भी किया हुआ है कि एफ डॉट डी आर का केस वर्क एनर्जी थ्योरम में या वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में किया था। सो ये बेसिकली फोर्स जैसा है, तो एफ डॉट डी आर जैसा ही है। सो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, किसी x लोकेशन, किसी p लोकेशन को पकड़ो जिसका कोऑर्डिनेट x y z पकड़ो, और वहां पर टोटल फील्ड निकालो, 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, उनका वेक्टर सम करके टोटल निकालो। दैट्स हाउ वी कैन प्रोसीड। और या फिर आप चाहो तो इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी चलेगा। अल्टीमेटली वो इंडिविजुअली हो जाते हैं। तो ई फील्ड कैसा आएगा, E1 मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आप चेक करना। कई लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, दैट्स अ गुड पॉइंट। इसका मतलब आप लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं इसको। नाउ E1 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट किसको बोलते हैं, x को फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, लॉजिक वाइज 1 2 3। फील्ड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड जाएगा अपना 2k लेम्डा, लेम्डा की जगह 2 लेम्डा होगा, अपॉन r। एक काम करते हैं ना, इसको रेडियल में ले लेते हैं, तो ये r कैप डायरेक्शन आ जाएगी। लेकिन r कैप का मतलब फिर यहाँ पे दूसरा होगा, ये इस डायरेक्शन को हम लोग जानना चाहेंगे। कैन वी से ये जो डायरेक्शन होगी x के परपेंडिकुलर होगी। x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो उसका डायरेक्शन क्या बन जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो क्या, कैन वी राइट इट एज this direction, so that will be y j cap z k cap y j cap, मैं भी E1 लिख रहा हूँ, प्लस z k cap। ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज द डायरेक्शन। अच्छा, जो r होगा, r का मतलब भी यही नंबर होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ये भी हमारे लिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। सो ये हमारे लिए E1 हो गया। सिमिलरली हम E2 E3 तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम ऑल 3 कैलकुलेट करेंगे, लेंदी बनने वाला है, सिंपलीफाई कर लेते हैं, कुछ तो सिंपलीफाइड होगा। 2 के 4 के लेम्डा, यस
सर सिंस डिस्प्लेसमेंट इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स के हिसाब से वर्क डन 0 कर सकते हैं ना दो केस में। ओके, मैंने पॉइंट्स को ऑब्जर्व नहीं किया। गुड, तो ये जो पॉइंट्स है उसने सिंप्लीफाइड दिया गया, चलेगा। तो इन केस अगर मान लीजिए ये कुछ और भी रैंडम पॉइंट्स देता तो अपने को यही करना पड़ता। कोई बात नहीं, इसे भी अपने को सॉल्व करने लायक पता चलेगा, डोंट वरी। सो ये E1 निकल करके आ गया। फिर आप देखोगे कि E2 निकाल सकते हो। तो E2 कैलकुलेट करने के लिए आप फिर से इसी चीज को यूज कर लो। तो ये बनेगा 6k लेमडा। मैं 6k लेमडा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 3 लेमडा है। 2 से आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड बाई r। y एक्सिस पे जाओगे तो r का मतलब ये हो जाएगा, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा। दैट मीन्स ये बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डायरेक्शन एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कई बार हो सकता है कि आपको इसकी कैलकुलेशन करवा ले, तो अपने को याद रखना है कि किस तरह से हम आई कैप जे कैप सारे डायरेक्शंस को लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा ये जेड स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली हम E3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन यू फाइंड E3 कितना आने वाला है? तो ये जेड कोऑर्डिनेट्स के परपेंडिकुलर जाने वाला है। सो ट्वाइस के लेमडा और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको E1 E2 E3 मिल गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, फील्ड निकालने की कभी बात करेगा तो आप इस तरह से फील्ड निकाल सकते हो। ऐसा हो सकता है कि नेट फील्ड आपसे पूछे तो नेट फील्ड के लिए हम तीनों को सम कर देंगे। सम कर देंगे तो पता चल जाए। किसी भी पॉइंट पे पता करने के लिए उस कोऑर्डिनेट्स को रख देंगे तो उस कोऑर्डिनेट पे पाया जाने वाला सारा फोर्स, सारा फील्ड अपने को पता चल जाएगा। सिंस आपने आइडेंटिफाई किया कि जो उनका डिस्प्लेसमेंट चल रहा है वो केवल एक्स डायरेक्शन में है, वाई जेड वही रहता है। सो वाई जेड को वही रखना है, एक्स चेंज करना है, तो फिर ये डी आर वाला टर्म हमारा और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास जो आएगा वो माइनस ई एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड होता है। तो केवल एक्स डायरेक्शन में करना, वो भी 0 से 1 तक, इनफैक्ट 1 से 0 तक, 1 से 0 तक। एंड देन आफ्टर ई एक्स पता करो। ई एक्स के लिए आपको आई का कंपोनेंट चाहिए, तो इस पर आई कंपोनेंट आ नहीं रहा है। इस पर एक आई कंपोनेंट आया है और इस पर भी एक आई कंपोनेंट आया, तो दोनों को रख लेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये अपने पास बचेगा माइनस इंटीग्रेशन 1 to 0 ई एक्स पहले E2 से कितना जाएगा 6k लेमडा, एक बार चेक कर लेते हैं, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू 1 जा रही है, प्लस यहाँ पर जो आ रहा है 2k लेमडा x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अभी भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि आप इमीडिएटली आंसर दे पाओगे। बाय द वे क्या हुआ, ये 1 देने इसलिए दिया उसने सो दैट कि डिनोमिनेटर आपके बराबर हो जाए, ताकि आप ऐड कर सको, लाइफ थोड़ी सी आसान हो सके। तो ये बन जाएगा माइनस 8k लेमडा आउटसाइड एंड इंटीग्रेशन, ये माइनस को एलिमिनेट भी कर सकते थे लिमिट चेंज करके, x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको 1 से 0 तक इंटीग्रेट कर लीजिए। आज जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा ln में आएगा, और ये ln में आ रहा है। लिमिट रखोगे तो 2 बनेगा, एक 1 बनेगा, 1 ln 0 होता है तो 2 आ जाएगा, तो ln 2 आ जाएगा। फिर एप्सिलॉन नॉट k से निकल के आ रहा होगा, k आ रहा है। फिर एक लेमडा होगा, लेमडा भी होगा, फिर कुछ नंबर होगा, उसी नंबर को अपने को पता करना है। समझ में आया ये पॉइंट? इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपको क्या समझना है इस तरह के क्वेश्चंस में? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एडवांस में, हेंस वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू इट। वर्क डन निकालेगा, इस फॉर्मूले से जाएंगे, फील्ड निकालेगा, हम इंडिविजुअल की वजह से फील्ड निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बताया, वेक्टर फॉर्म में। सभी के डायरेक्शन लिख करके उनको वेक्टोरली ऐड कीजिए, फिर नंबर्स को चूज कीजिए जो दिए गए हैं, उनको यूज कीजिए और अपना आंसर बताइए। जनरली वो आपको ऐसे नंबर चूज करके देगा या बताएगा आपको, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो, बट यस फॉर्मुलेशन आपके लिए चैलेंजिंग हो। एडवांस का मेन मकसद ये रहता है कि फॉर्मुलेशन बिकम्स चैलेंजिंग, जहां पर आप दिमाग लगाएं, कैलकुलेशन बिकम्स इजियर। मेंस का क्या यूज रहता है? मेंस एग्जाम में क्या मोटो रहता है कि फॉर्मुलेशन के लिए आपको प्रॉब्लम ना दिया जाए। फॉर्मुलेशन या तो आप डायरेक्टली जानते हो, वो यूज करो,
और कैलकुलेशन करके या उसका एप्लीकेशन करके आंसर बताओ। सो दोनों एग्जाम का अपना अलग अलग मोटिव है, तो इसमें हमारा डिस्कशन में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको फोकस कर लिया। Then after there is the last question that you were asking was probably 17. Let me check it. Yes. 17. इस पर भी डिफरेंट आंसर्स है कई लोगों के, एक बार चेक करते हैं। It says a cylinder made of perfectly non-conducting material. That means no heat can pass through. Closed at both ends, divided into two equal parts by a heat-proof piston. Piston भी heat-proof है. Both parts of the cylinder contains the same mass of the gas at the temperature given and pressure given. Now, if the gas in one of the parts is slowly heated to this degree, while the temperature of first part is maintained to T naught, the distance moved by the piston in centimeter from the middle of the location will be what? So length. So अपने को पहले concept identify करना है कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, and then after फिर solving करनी है उसकी। सो अगर ये पिस्टन है आपको, सॉरी सिलेंडर है, और इस पर एक पिस्टन लगा है, ये फ्री टू मूव है, लेकिन एडियाबैटिक है। सो मासलेस वगैरह इसको मान करके चलेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेम मास था, टी नॉट टेम्परेचर है, ये टी नॉट टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं। इसका प्रेशर दोनों को बराबर रहेगा किसी भी इंस्टेंट पर। क्यों? क्योंकि इसके एफबीडी में पीए और पीए कैंसिल आउट कर रहे होंगे, मासलेस है। तो ये जो प्रोसेसेस होने वाली हैं इन पर ख्याल रखेंगे। अच्छा, इक्वल पार्ट्स में था, तो इसको हम वी नॉट पकड़ लेते हैं, तो इसका भी वॉल्यूम वी नॉट रहा होगा। सो 2 वी नॉट टोटल वॉल्यूम है। इनिशियली प्रेशर आपको दिया गया था, इसको हीट करते हो, ठीक है, हीट आपने इसको प्रोवाइड किया हुआ है। So heat will be increasing the temperature as well as doing the work. So basically वर्क डन निकालना, एक बार वर्क डन निकालेगा तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो तो अपने को पता चल जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर पता चल गया। हीट कितना दिया गया उसके बारे में कुछ बोला नहीं, उसने सिंपली बोला हीटेड। और while the temperature of the first part is maintained to T naught. हाँ, टाइप ऑफ गैस नहीं दिया गया कि कौन सी उसकी एटमोसिटी है। सो लेट्स सी कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है भी। अच्छा, इसने ये बात अभी तक नहीं बोली कि पिस्टन फ्री टू मूव है, और अगर मूव नहीं करेगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे। तो फ्री टू मूव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो बोला जाए। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट इज मेंटेन्ड एट टी नॉट। इसको टी नॉट पर मेंटेन किया है, पी भी मेंटेन रहेगा। माय गॉड, अच्छा पी दोनों का सेम रहेगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं कि कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, और अगर निकल आएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो उसको पता चल जाएगा कौन सा इशू बढ़ रहा है। तो फर्स्ट में टी नॉट कांस्टेंट रहता है, वी नॉट चेंज करेगा। ये एक्सपेंड करके लेट से यहाँ तक गया, एक्सपेंड करके लेट से ये डिस्टेंस एक्स मूव किया, यही अपने को एक्स पता करना है। दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर रहने वाले हैं। सो लेट से कि दोनों में 1 मोल्स अपने पास थे इनिशियली। अच्छा, वॉल्यूम कम हो गया होगा, तो फर्स्ट के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, P किसी भी इंस्टेंट पर या फाइनल इंस्टेंट पर आप देख लो, और वॉल्यूम को लिखेंगे V नॉट माइनस AX इज द एरिया, लेट से इतना वॉल्यूम इसका कम हो गया होगा, इज इक्वल टू NRT, दैट मींस RT नॉट। इससे पहले की इक्वेशन लगी होगी, इसकी पहले इक्वेशन लगी होगी P नॉट, और V नॉट इज इक्वल टू RT नॉट। तो ये दोनों इनिशियल और फाइनल इक्वेशन है फर्स्ट वाले के लिए, टॉप वाले के लिए। बॉटम पर आते हैं, बॉटम के लिए इनिशियल इक्वेशन तो वही रहेगी, P नॉट V नॉट इज इक्वल टू RT नॉट, सो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। फाइनली क्या बनेगा, P सेम प्रेशर, वॉल्यूम के लिए V नॉट प्लस
a इंटू एक्स, क्योंकि इतना वॉल्यूम इसका एक्स्ट्रा हो गया, और ये आर टी हो जाएगा। अच्छा, अपने को टी फाइनली पता है, टी पता है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, सेटल हो गया। जब दोनों को डिवाइड करोगे आप, तो अपने को ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं। सो हमारे पास आ रहा है वी नॉट प्लस ए एक्स डिवाइड बाई वी नॉट माइनस ए एक्स, दिस इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई टी नॉट। अच्छा, टी और टी नॉट के बारे में अपने को आइडिया कितना दिया गया, तो राइट हैंड साइड तो अपने को पता है। वी नॉट के बारे में क्या ख्याल है, वी नॉट भी पता है, तो ए के बारे में क्या ख्याल है, ए और पता चल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। ए भी पता चल जाएगा क्योंकि टोटल वॉल्यूम के लेंथ दे रखी है, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ से आप टी को रखिए, टी को कितना रख सकते हैं, 273 प्लस 57। मैं कैलकुलेशन के लिए आपको छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या आंसर मैच करता है। ये 57 है और इनिशियली वॉज 27 300 वाला, तो ये 330 रहा होगा, 300 रहा होगा, बेसिकली 11/10 रहा होगा, कुछ ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, वी नॉट को क्या लिखेंगे, वी नॉट को लिख सकते हैं ए इंटू L/2, टोटल लेंथ आपको L दिया गया, तो ये L/2 आ जाएगा, प्लस ए एक्स डिवाइड बाई ए इंटू L/2 माइनस ए एक्स विच इज इक्वल टू 11/10। अब देखो ए कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये बनेगा L प्लस 2x डिवाइड बाई L माइनस 2x इज इक्वल टू 11/10। आपको इसके बाद 1 मिनट लगना चाहिए, सिंपली 1 मिनट टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से अपने को x पता करना है। What is known to us is L. L is given as 84 सेंटीमीटर। कोई कैलकुलेट करके बताए कि x की वैल्यू क्या वही आती है जो आंसर में दिया गया। सर यस सर अगर हम एडियाबैटिक वर्क को आइसोथर्मल वर्क के इक्वल कर दे तो फिर मतलब इनकम्प्लीट लग रहा था क्वेश्चन, उससे क्या एडियाबैटिक वर्क कंजर्व किया तो मतलब एडियाबैटिक वर्क इक्वल्स टू आइसोथर्मल वर्क जो इधर था। आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, एडियाबैटिक वर्क और आइसोथर्मल वर्क? सर क्योंकि पहला तो एडियाबैटिक भी है और दूसरा आइसोथर्मल वर्क ही हो रहा है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि जितना इसको पुश करेगा वो उसका अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो फिर एडियाबैटिक वर्क निकालने के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी, वो तो दिया नहीं है। वही किया है। तो इसका मतलब अपने को देखना है कि इज देयर एनी अदर वे आउट, सो देयर इज अन अदर वे आउट, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। सो ये आप कॉपी कीजिए और इसको चेक करके बताइए क्या 5 आंसर आ रहा है, क्योंकि कई लोगों ने 2 आंसर मार्क किया है। जैसे अमान आप बता रहे हो 1.91 आया है, so what this answer is going to be, you can solve it। Sir, it exactly comes out to be 2. so ये 2 आ रहा है। x तो 2 आ रहा है, हाँ कई लोगों ने 2 मार्क किया है, सो मे बी कि आंसर को करेक्ट करने की जरूरत हो, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको चेक कर लो और यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको हम करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग गामा को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेज नथिंग टू टाइप ऑफ गैस। सो अगर ये 2 आ रहा है तो फिर हम इसको चेक कर लें, चेंज कर लेंगे 2 के लिए, और एक बार इसको कंफर्म करने से जो आएगा वही होगा। सो क्वेश्चन नंबर दिस हैज अ करेक्शन। ओके, 18 आपने पूछा नहीं, इसको आपने कर लिया होगा। सो इस पेपर में आपको एक करेक्शन मिला है 17, और ये 5 से 2 जा रहा है, ऐसा आप लोग बता रहे हो। मैं इसको एक बार सॉल्व कर लूंगा और 2 आएगा तो फिर 2 के अकॉर्डिंग मार्क्स दे दूंगा। एनीथिंग एल्स ऑन दिस फर्स्ट पेपर इन केस अगर बचा हो?
और अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, दैट्स द पर्पस ओनली। कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, हालांकि काफी कुछ मॉड्यूल्स थे, जो भी है क्वेश्चंस बेटर है आपकी लर्निंग के लिए। इसके बाद हम लोग पेपर नंबर 2 पर आते हैं और उसके भी डाउट्स कंप्लीट कर लेते हैं इफ पॉसिबल, सो दैट कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैपेसिटर पढ़ना स्टार्ट करें। डिफिकल्टी लेवल को आप ऐसा बोलोगे कि वो एडवांस को टच कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मॉडरेट एडवांस मान सकते हो। कुछ क्वेश्चन इजियर हैं, कुछ क्वेश्चंस इजियर हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख लो, ये भी इजियर की कैटेगरी में रखा जाएगा। हालांकि थोड़ा सा पॉइंट था जो एडवांस की तरफ ले जा रहा है कि वो फील्ड की डायरेक्शन आप डिसाइड कर पाते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजियर है, मेन लेवल का है। ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको एडवांस में डाला जा सकता है। ये डाइपोल वाला एडवांस के लिए प्रॉपर है। सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो एडवांस को टच करते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। पेपर नंबर 2, इस पे आपके कौन से डाउट है आप पॉइंट आउट कर सकते हो, हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। क्वेश्चन 4, 7, 10, 16, 4, 7, 10, 16। इसकी हेल्प से आपका मॉड्यूल का भी डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन मॉड्यूल्स हैं। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो आप उनको एक बार सुन लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। ये ई और वी के रिलेशन से कुछ लग रहा है कि ई और वी में कैसा रिलेशन होना चाहिए। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है इन अ स्पेस डायरेक्टेड अलोंग वाई, इस लाइन के अलोंग दिया गया। आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सो अपने पास क्या आइडिया है, बहुत सिंपल सा आइडिया है। पोटेंशियल डिफरेंस बी का पोटेंशियल ए का पोटेंशियल इज इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी आर। मैं आपको जनरल रूल बता रहा हूँ और फिर ऑब्वियस क्वेश्चंस होंगे तो कैसे कैच करना है। नाउ ई किस डायरेक्शन में लग रहा है, ई इस डायरेक्शन में अलोंग दिस लाइन दिया है। एक लाइन के अलोंग 2 डायरेक्शंस होती हैं। सो उसने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि किस डायरेक्शन पे लाई कर रहा है, तो आप कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हो। आप क्या करो कि उस लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो, पी और क्यू, और फील्ड की डायरेक्शन इधर डिसाइड कर लो। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि जनरल पॉइंट चूज कर लेते हैं, सिंपलेस्ट पॉइंट चूज कर लेते हैं। जैसे अगर आप x को 0 लोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y को 0 लोगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। तो फील्ड की जो फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड का जो वैल्यू आ जाएगा वो 100, तो उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन यहाँ से आप बारो कर सकते हो। तो ये -3 आई कैप और -3 जे कैप बाय √3 बाय 3√2, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, 3√2 आ जाएगा। माइनस को चाहो तो आप हटा भी सकते हो, क्योंकि उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास कितना आ जा रहा है, 300 बाई 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। So that's going to be 100 by √2 I cap plus j cap. So I cap plus j cap is the direction of field. माइनस लगा लोगे तो उस डायरेक्शन में भी हो सकता है। अच्छा, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम x और y के सारे कंपोनेंट्स अलग कर देते थे, माइनस अलग कर लो, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, ex dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b ey dy, ऐसा बोल सकते हो। ex का मतलब x कंपोनेंट और vy का मतलब ये कंपोनेंट होगा। दूसरा पॉइंट आप ये भी कर सकते थे, ये जो वेक्टर है ना इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, ए बी वेक्टर, अगर आप ए बी वेक्टर डिजाइन करते हो तो ए बी वेक्टर आएगा फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, दैट्स मीन माइनस ट्वाइस आई कैप, और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो +2 जे कैप।
तो ये वेक्टर आएगा। आप देखोगे ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन है जिस पे आपको चाहिए और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर जाएंगे। कैसे पता चलेगा? ई डॉट ए बी करके देखिए, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। दैट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, इंटीग्रेट करने की जरूरत भी क्या। जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ये आएगा -100 डिवाइड बाई √2 आई कैप प्लस जे कैप डॉट -2 कॉमन ले लीजिए तो ये -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप लग लीजिए। इसको जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप पाओगे कि ये 0 हो जाएगा। ये कोई और भी नंबर आता तो यहाँ से निकल आता। तो हम लोग करते क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ये यूज कर लेते हैं ई डॉट ए बी, और ई यूनिफॉर्म है ए बी वेक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेट करना। वेरिएबल होगा तो फिर ये करेंगे। सो अपना आंसर 0 आ जाएगा, 0 ऑप्शन में दिया गया। और भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो 2, 13 और 18, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 2, 13 और 18। सो वी नीड टू गो फॉर सेकेंड, 13 एंड 18। सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड इज हियर। इस पे पूछता है आपसे कि एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ग्रेविटी इनसाइड है और एक चार्ज यहाँ पे रखा गया है। दूसरा पी पार्ट, पी के बारे में कुछ बोला है, मैं एक बार पढ़ता। स्मॉल बीड है जिसका मास एम, चार्ज क्यू दिया गया है। द बीड कैन फ्रीली मूव ऑन स्मूथ फिक्स्ड रिंग, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। सेम प्लेन पर एक चार्ज क्यू को फिक्स किया गया है। द पोटेंशियल एट द पॉइंट पी ड्यू टू क्यू इज वी। ओके, the velocity with which the bead should be projected from the point P so that it completes the circle. So ये सर्कल कंप्लीट करना है। पहला चीज आपको याद आएगा, सर्कल कंप्लीट करने से आपके दिमाग में आएगा कि हम लोगों ने कई बार सर्कल कंप्लीट करने वाली बात करी है, लेकिन वो वर्टिकल सर्कल होता था। ये सर्कल कैसा है? हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पर रखा हुआ है, ग्रेविटी इनसाइड है, तो ये वर्टिकल नहीं है। पहली बात तो याद रखना है। यहाँ पर कितना वेलोसिटी देना चाहिए सो दैट ये कंप्लीट राउंड करे, ये अपने को चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है क्रक्स पॉइंट। इसमें इस तरह क्वेश्चंस इस क्रक्स पॉइंट पर क्वेश्चंस बनते हैं और एक दो बार एग्जाम में भी पूछा गया। सो आप देखोगे कि अगर इसको कंप्लीट सर्कल करना है तो हमको ये देखना होगा कहाँ पर ये टफ है जाना इसका, और जो टफेस्ट पॉइंट है अगर इसको क्रॉस कर गया तो बाकी आगे चला जाएगा। सो ये क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये फोर्स, अगर यहाँ पे आपका चार्ज रहा होगा तो फोर्स इधर लगेगा, और रेडियल डायरेक्शन आपकी ये होती है तो फोर्स एक नेगेटिव फोर्स लगा रहा होगा, यानी रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होगा, यानी रिटार्ड कर रहा होगा। कब तक रिटार्ड करेगा अपने को ये समझना है, और जब ये अट्रैक्ट करने लगेगा तो वहां से अपना काम चालू हो जाएगा। सपोज करिए आप यहाँ पर आते हो तो रेडियल डायरेक्शन ये फोर्स की डायरेक्शन इधर जा रही है, अभी भी रिटार्डेशन बनाएगा। फिर जब आप इस पॉइंट पर आओगे तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन मैच करती हुई नजर आएगी। इससे पहले क्या रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, रिटार्डेशन चल रहा होगा। इसका मतलब इसको यहाँ तक लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बार यहाँ पर आ गया तो जब आपका पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो रेडियल डायरेक्शन ये होगी, तो ये जो क्यू का फोर्स आएगा इधर आएगा, इसका ये कंपोनेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिकली चलेगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये जो फर्स्ट हाफ है ऊपर वाला, इस पर रिटार्डेशन चल रहा है, सेकेंड में एक्सेलरेशन आने वाला है, और ये जो पॉइंट है ये क्रक्स पॉइंट मिला जिस पॉइंट तक आपको लेके जाना है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई 2 पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। और अगर किसी तरह से पार्टिकल को यहाँ तक लेके आते हो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को 0 कर देते हो, चलेगा। तो हमारा कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर सर्कल टू बी कंप्लीटेड। ये आपको वहां पर इमीडिएटली थिंक करना पड़ेगा अगर आपने ऐसा क्वेश्चन कभी पहले नहीं ट्राई किया है, कि at which point we should take this charge so that then after it moves automatically. So retarding force जहां तक लगेगा वहां तक आपको लेके जाना होगा। बस इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। क्या करना चाहिए? गो फॉर द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलेगा? इनिशियली हाफ m(u²), ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से हम लोग जानते हैं कितना होता है, k अपॉन r की वैल्यू 4 है। दिस शुड बी इक्वल टू, लिमिटिंग कंडीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी k डिवाइड बाई a, एंड नेक्स्ट लाइन विल गिव यू द आंसर। सो ये u की मिनिमम वैल्यू निकल के आ जा रही है। इसको साइड ले जाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 3/4 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल आउट कर दोगे तो 3/2 आ जाएगा।
देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। ये v लिखा हुआ है, अच्छा v के टर्म में आंसर देना है, चलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी, अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 2 अपसाइड जाएगा, सो इट सीम्स लाइक ये 3/2 k q डिवाइड बाई m आने वाला। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो। आपसे पूछता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, तो ये होनी चाहिए। और पोटेंशियल v किसका दिया हुआ है, द पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू चार्ज q इज v। तो v की जो वैल्यू है वो बेसिकली है k q डिवाइड बाई 4a। सो k q अपॉन a की वैल्यू हम यहाँ से बाहर करके रख देंगे। सो दिस विल बिकम 6 टाइम्स q into v डिवाइड बाई m, that's what it is। ये स्क्वायर है बाय द वे। सो 6qv अपॉन m आ जाएगा, अंडर रूट लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आपको आंसर दिया गया। एनीवे मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट हाफ ये क्रक्स पॉइंट है, ये यहाँ पे पास कराना ज़रूरी है। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको देगा, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कहाँ तक फोर्स रिटार्डिंग है, और जहाँ से वो एक्सीलरेटिंग फोर्स बनना स्टार्ट हो जाए, बस उसी पॉइंट तक आप ले जाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। एक अच्छा सवाल था। 4 हो गया, 7 एंड देन 10। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आई डोंट नो वेयर यू हैड अ प्रॉब्लम। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको दिया है प्रॉपर्ली, यस। यूनिफॉर्म फील्ड दे रखा है प्रॉपर्ली, यस। अब आपसे सब कुछ पूछ सकता है, जैसे टॉर्क that E exerts in the P, so how to get the torque? Torque is equal to P cross E। आपको कुछ भी नहीं करना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जो कि वेक्टर चैप्टर में आपने लर्न किया था। पोटेंशियल एनर्जी U is equal to minus P dot E, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए दो वेक्टर्स का। इन दोनों में एक ही करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट नहीं हो सकते। If the dipole is rotated in the electric field, the maximum potential energy of the dipole, what is the maximum? U max, maximum potential energy P आएगा। That means magnitude of P and magnitude of E, ये मैक्स है। चार ऑप्शन चेक हो जाएंगे। कोई खास ऑप्शन हो जो आपको ट्रबल कर रहा हो तो मैं बता सकता हूँ, बाकी ये वेक्टर है, ये मॉड ऑफ P और मॉड ऑफ E, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो ये प्रोडक्ट एक अलग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट है, तीनों को मिक्स नहीं करने का। This was question number 7. Then you are asking for 10. Here is the 10. 10 says ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर के सेंटर पर रखा गया है। ठीक है, ये स्फीयर है, इसके सेंटर पे डाइपोल को रख देते हैं। कैसा रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बताया नहीं कैसा रखना है। बहुत छोटा है तो सेंटर उसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। Now we need to see the options की क्या होने वाला है। The flux of this of the electric field through the sphere is, स्फीयर से कितना फ्लक्स जाएगा, तो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो गॉस लॉ से गवर्न होती है क्लोज सरफेस के लिए, ये क्लोज सरफेस है तो चार्ज इनक्लोज देखना पड़ेगा। एक डाइपोल के पास टोटल चार्ज कितना होता है, तो डाइपोल के पास एक प्लस क्यू चार्ज होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है। ये डाइपोल तो उसको हम बोलते हैं, बेसिकली ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, दो चार्ज है, तो चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, 0। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें जितना फील्ड लाइंस इन कर रहा होगा उतना ही फील्ड लाइन आउट कर रहा होगा, दैट्स द पॉइंट। डाइपोल की फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं। सो वट एवर द फील्ड लाइंस आर एंटरिंग दे हैव टू गो आउट, और जो भी होंगी कंप्लीटली इनसाइड में होंगी, जो कंप्लीटली इनसाइड में होंगी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए उनको भी काउंट नहीं करेंगे। हम लोग काउंट किनको करते हैं, जो या तो बाहर निकल रही होती हैं या अंदर आ रही होती हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर, नो, यू नो कि आपको सेंटर से मेजर करते हो, थीटा मैटर करता है, ई आर ई थीटा होता है, डायरेक्शन बदलेगी, मैग्नीट्यूड बदल सकता है।
फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर, यू से कि यो kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है, थीटा बदलेगा तो बदलेगा, जीरो नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो ऑन अ सर्कल ऑन द सरफेस, तो आप देखोगे ये जो लाइन है ना, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है। स्फीयर है तो यहाँ पर एक सर्कल बन रहा होगा, उस सर्कल पर आप पाओगे कि पोटेंशियल जीरो रहेगा। तो लास्ट सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। अगेन कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को चेक करने के लिए, कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था, अदरवाइज सिंपल था। 13th क्वेश्चन नंबर 13th, ये ग्राफ वाले आपको आने लगे होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट रहते एग्जाम को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 13 says a wheel having mass charge on the diametrical opposite points remains equilibrium on a rough inclined plane in the presence of field this, my goodness, कुछ पिक्चर वगैरह नहीं दिया ना इसमें, हाँ दिया है ना, पिक्चर की अपने को जरूरत थी। रफ इंक्लाइंड प्लेन, हाँ। सो इस पर क्या क्या इसने दे रखा है अपने को चेक करते हैं। चार्जेस दिखाए गए हैं और वर्टिकल फील्ड दिखाया गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे लिए क्रक्स पॉइंट है। सो इक्विलिब्रियम पर आते हैं, चेक करते हैं क्या चल रहा है। ये एफबीडी है, इसी का एफबीडी बनाते हैं। क्या क्या चल रहा होगा, आप इसको डाइपोल पकड़ लो चाहो तो। ये हमारे पास एक डाइपोल है, पी क्रॉस ई का इस पे टॉर्क लग रहा होगा, पी क्रॉस ई का टॉर्क आप समझ पाओगे। पी क्रॉस ई, ई इधर है, पी क्रॉस ई इस तरह जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पर एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा होगा। उस टॉर्क की वैल्यू आएगी पी इन क्रॉस ई। एंगल कितना होगा वो देखना होगा, पी ई इंटू एंगल। तो अभी हम लोग क्रॉस लिख लेते हैं, देखेंगे कि एग्जैक्टली वो थीटा है जो थीटा हम लोग यूज कर रहे हैं या कोई और है। पी और ई के बीच का एंगल देखने के लिए इसकी एक वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, और अपने को ये ऊपर वाला एंगल मेजर करना है कितना होने वाला है। सो आप पाओगे वो थीटा आ रहा है भाई दबे। कैसे, जब इसको हम नीचे लेके आएंगे तो फिर ये वर्टिकल हो जाएगा, तो मैच करेगा, इसका मतलब ये एंगल चेंज और इसी के साथ में ये थीटा रहा होगा। सो टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा के बराबर होगी। थीटा मतलब ये वाला एंगल, समझ में आया। रोटेशनल इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करें हम लोग। यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स तो लगेगा नहीं, फोर्स वाला भी हम बैलेंस करेंगे। अभी और कौन से फोर्स लग रहा है उसको चेक करते हैं और ड्रॉ भी करते हैं। दूसरा फोर्स इस पे mg के कंपोनेंट्स होंगे, एक mg का इधर आएगा, एक mg का इधर आएगा। ये हमारे लिए काम का है mg sin थीटा। ये जो है नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा होगा। फिर फ्रिक्शन लग सकता है, फ्रिक्शन किधर लगेगा वो देखना पड़ेगा। फ्रिक्शन बैक साइड लगेगा, क्यों लगेगा अभी आपको पता चल जाएगा। सो ये mg cos थीटा है। इस तरह से इसका पूरा एफबीडी आपके लिए रेडी हो गया, क्योंकि mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स चाहिए था, तो फ्रिक्शन को आना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी mg sin थीटा। Again, it's a good question that involves dipole mechanics और इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स को। फ्रिक्शन ये हो गया, इक्विलिब्रियम में तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वी कांट से हाउ मच म्यू से रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यस ऐसा जरूर हो सकता है। सो और n की वैल्यू बतानी हो तो बता सकते हैं। एनीवे, टॉर्क इक्विलिब्रियम करते हैं, टॉर्क बैलेंस करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लग रहा होगा वो ये F बैलेंस कर रहा होगा, तो इसी टॉर्क की वैल्यू F इंटू आर के बराबर हो जानी चाहिए। तो हमारे पास रूल क्या बन गया, PE sin theta should be equal to F, which is mg sin theta into R। क्या इसने पूछा था E की वैल्यू, तो E की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। जब E की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, sin थीटा कैंसिल हो गया, ये बन रहा है mgr डिवाइडेड बाई P। अपने को जो वैल्यू दिया गया था वो mg अपॉन Q दिया गया है उसके टर्म में। अच्छा, P को क्या लिख सकते हैं, P को लिखेंगे चार्ज इनटू द सेपरेशन, D is 2r डायमीटर पर है। सो E बन जाएगा अपना mgr डिवाइड बाई ट्वाइस Q इंटू R। R से R कैंसिल हो गया, सो दिस इज बेसिकली mg डिवाइड बाई ट्वाइस Q। n ऊपर लिया था तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 उसको मार्क कर दोगे। सो फोर्स इक्विलिब्रियम बैलेंस, टॉर्क बैलेंस, डाइपोल का टॉर्क लिखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आपको यूज करना था। After 13th, there's the 16th and 18th. So let's quickly finish those 16th and 18th.
ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? किसी को डाउट हो तब पूछ सकते हो, कोई स्टेप री एक्सप्लेन करना हो. इज फॉर यू, सो यू मस्ट ऑब्जर्व एंड आस्क कि क्या चल रहा है, इन केस यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प इट. 16th is here. What this 16 says कि 1 kg of gas does this much of work, receives this much of heat when it is expanded between two states. Okay. The second kind of expansion can be found between the initial and final state, which requires the heat input. This work done by the gas in the second expansion is. देखो आपको अगर ये टफ लग रहा है तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करना चाहिए. और एक्चुअली ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है अगर आपको क्रक्स पॉइंट पता है तो. 2 स्टेट्स हैं, अब चाहो तो पीवी डायग्राम बना लो या फिर जैसा भी आपको अच्छा लगता हो. एक पॉइंट 1 है, दूसरा पॉइंट कहीं पर 2 है, और एक बार आप इस प्रोसेस से लेके जाते हो, एक बार किसी और प्रोसेस से लेके जाते हो. दोनों स्टेट वही रहेंगे, स्टेट नहीं चेंज हो रहा है. क्या आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा क्वांटिटी सेम रहेगा दोनों केसेस के लिए? क्योंकि एक प्रोसेस अलग बताया गया, दूसरा प्रोसेस अलग बताया गया. इसका मतलब हम दोनों प्रोसेस में कुछ लिंक ढूंढना चाहेंगे. हाउ वी कैन गेट दैट लिंक? डेल्टा यू. ग्रेट. सब बोलोगे फर्स्ट का डेल्टा यू जो सेकंड का डेल्टा यू दोनों बराबर रहेंगे. तो डेल्टा यू ऑफ 1 इज गोइंग टू बी डेल्टा क्यू ऑफ 1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 1, और यही डेल्टा यू ऑफ 2 हो जाएगा. फिर आप बोलोगे कि डेल्टा u1 इज इक्वल टू डेल्टा u2. हो गया, आंसर हो गया. कैसे हो गया? पहले में कितना हीट दिया गया वो बताया गया, कितना वर्क हो रहा वो बताया गया, दूसरे में कितना हीट इनपुट है ये पता करना है, ये बताया गया W2 कैलकुलेट करना है. इसको जैसे इक्वेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा. कॉपी कर लीजिए. इट वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वंस, अगर आपने को ये रूल समझ में आया तो. कई बार होता है कि हमको स्ट्राइक नहीं करता है, तो नाउ ऑनवर्ड्स यू मस्ट रिमेंबर कि क्या करना होता है जब कभी सेम स्टेट की बात करें, सेम फाइनल और इनिशियल. इसका मतलब है कि internal energy will not change because you know कि internal energy is the function of state. that means वो temperature पर depend करता है, process पर depend नहीं करता है. And then finally there is the 18th one, the last that you have asked. It says 2 identical vessels हैं A और B, they contain equal amount of monoatomic gas. This is a monoatomic ideal gas. Okay. The piston of A is fixed. तो A को फिक्स कर दिया है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया. एंड B is free. B के बारे में देखेंगे क्या हो रहा है. The same amount of heat is absorbed by A and B. दोनों ने same amount of heat absorb की. Okay. B की इंटरनल एनर्जी में चेंज इतना हुआ है तो A की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा ये पता करना. तो हम A के लिए रूल लगा देंगे, B के लिए रूल लगाएंगे. A के लिए क्या रूल आएगा? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, क्योंकि वर्क डन नहीं आने वाला है, और ये NCP डेल्टा T, NCV डेल्टा T के बराबर हो जाएगा. ठीक है. B के लिए क्या करना है? डेल्टा Q की जो वैल्यू आएगी वो 2 पार्ट में जाने वाली है, वर्क डन में भी जाने वाली है और एक्सपेंशन में भी जाने वाली है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये NCP डेल्टा T के बराबर होगी, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस बनेगी. क्यों? ये समझना सबसे चैलेंजिंग होता है और कॉमन सेंस भी होता है वैसे, क्योंकि इसमें बोलता नहीं है कुछ, तो अपने को आइडेंटिफाई करना है. पिस्टन मासलेस है, बाहर का प्रेशर जो होगा अंदर का प्रेशर वही रहेगा. क्यों? क्योंकि पिस्टन को बैलेंस होना है, इक्विलिब्रियम में रहना है. क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस. P इक्वल टू P नॉट, दैट मींस NCP डेल्टा T बनेगा. अच्छा, ये जो NCP डेल्टा T होगा वो 2 पार्ट में जा रहा होगा, वर्क डन में जा रहा होगा, इंटरनल एनर्जी में जा रहा होगा. तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू NCV डेल्टा T. इसका डेल्टा T अपना लगाएगा, टेम्परेचर चेंज प्लस वर्क डन, ऐसा कुछ हो रहा होगा. अब आपको क्या दे रखा उसने ये दे रखा कि फर्स्ट की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया, बी की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है, सॉरी बी का दे रखा है, यानी ये नंबर दे रखा है आपको. और ए की इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है. तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है, माइंड इट. सो वी नीड टू लिंक इट. हाउ टू लिंक?
सेम अमाउंट ऑफ हीट है, एक तो ये पॉइंट हमारे पास, तो इसका हम वर्क डन निकाल सकते हैं। और ये वर्क डन कितना आता है वो आपको पता होता है, NR डेल्टा टी आता है। तो आपको ये पता चल रहा है कि NCV डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो 100 दी गई है। अच्छा, CV को क्या लिख सकते हैं? CV को लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा टी, इसकी वैल्यू 100 आ गई है। F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा मोनोटॉमिक के लिए? 3, तो 3/2 हो जाएगा। NRT की जो वैल्यू, NR डेल्टा टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2/3 इंटू 100, बेसिकली 200/3। अच्छा, ये जो वर्क डन होता है वो NR डेल्टा टी होता है आइसोबारिक कंडीशन में, तो ये भी पता चल गया। इसका अंदर डेल्टा क्यू की एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता चल गई, कितना आ जाएगा? सो दैट डेल्टा टी इज गोइंग टू बी फर्स्ट विच इज 100 प्लस सेकेंड विच इज 200/3, दैट इज बेसिकली 500/3। यही डेल्टा क्यू फर्स्ट के लिए क्या बन रहा है? इंटरनल एनर्जी का चेंज। सो इंटरनल एनर्जी का चेंज फॉर फर्स्ट इज गोइंग टू बी दैट सेम डेल्टा यू, दैट इज 500/3 जूल। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए, सो ये कुछ 166.67 टाइप का बन जाएगा जूल। ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या किया गया? मैंने क्या किया कि बस सिंपली फर्स्ट लॉ लगाया और प्रोसेस लगाया। प्रोसेस आइडेंटिफाई करना जरूरी था। ये आइसोकोरिक है और ये आइसोबारिक है, दोनों को यूज कर लोगे अपने को आंसर मिल जाएगा। Well, so that is your paper number 2. So we are able to cover first and second both papers. अभी भी कोई भी डाउट है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, कॉन्सेप्चुअली, कैलकुलेशन, आंसर, एनीवे, तो वो आप पूछ सकते हो। इन केस एवरीथिंग इज फाइन, सो इन दोनों पेपर्स को एक बार फिर से सॉल्व कीजिए घर में। कुछ क्रक्स पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, नोट्स में ऐड कीजिए और आपको पता चलेगा कौन सा आपका वीक एरिया है, कहाँ पर आपके मार्क्स गए हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग आइडिया होता है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सो आपके मार्क्स कहाँ पर जा रहे हैं वो आपको रोकना है। तो नेक्स्ट टेस्ट में आपको क्या करना है कि जो मिस्टेक्स इस टेस्ट में हुई है नेक्स्ट में फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, अभी तक केवल एक करेक्शन आया है इससे पहले वाले टेस्ट पेपर में, तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। एवरीथिंग एल्स इज फाइन, चलेगा। सो इन केस नथिंग टू आस्क, सो वी कैन वाइंड इट अप एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। कंडक्टर्स और कैपेसिटर आपस में लिंक है, सो कंडक्टर को आगे लेकर गए कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, देन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, थैंक यू एवरीवन, देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।